नमस्कार दोस्तों, हर संडे की तरह आपके साथ जुड़ चुका हूँ। अ, हम लोग जो रिज़र्व बैंक ने मास्टर डायरेक्शंस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए इश्यू की हैं, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। और उसमें से आज एक सर्कुलर हमने चुना है, जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। आप अगर ये चैनल देखते हैं, तो हमने अमालगमेशन और मर्जर के ऊपर 2-3 साल पहले कुछ वीडियो बनाए थे। और उसका काफ़ी रिस्पॉन्स अच्छा आया था, लेकिन उसके बाद में अभी ये जो मास्टर डायरेक्शंस आई हैं, ये कंसोलिडेटेड डायरेक्शन है, इसलिए इसमें पुराने वाले जितने भी डायरेक्शंस थे या एडवाइजरीज थी रिजर्व बैंक की, उसके बारे में उन्होंने बहुत क्लैरिटी लाई है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सर्कुलर्स। हालांकि मेरा ये खुद का मानना है कि मैं इस सर्कुलर पे वीडियो ना बनाऊं। क्यों नहीं बनाऊं? उसकी वजह ये थी कि मेरा ये खुद का मानना है कि इस सेक्टर में आज जितनी भी 1450 या 1455 बैंक्स हैं, बची हुई हैं। अगर आप दिसंबर 24 का रिपोर्ट आप देखोगे, तो एक 30 एक बैंक ऐसी हैं कि जो CRAR या कुछ नॉर्म्स फिट नहीं कर पाती है। अ, इसका मतलब ये है कि 1420 बैंक्स अच्छी हैं। हालांकि 500 के आसपास बैंक अभी भी पीसीए में है। वो कुछ ना कुछ एबेरेशन है, इसकी वजह से पीसीए में है। और मेरा ये खुद का मानना है कि ये अमालगमेशन और मर्जर जो इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है, और मर्जर ऑफ बैंक्स जिसके ऊपर पिछले 15-20 साल से बहुत सारी कार्रवाई हो चुकी है। समवेयर अराउंड 2005-2006 देयर वर हेक्टिक मर्जर्स इन द सेक्टर। एंड आप जानते ही होंगे कि 2200 के आसपास अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इंडिया में थी। वो अब 1450 के आसपास बैंक बची है। हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक वालों को ये सोचना चाहिए कि हम किस तरह से मर्ज ना हुए। हमें मर्जिंग में नहीं जाना है, हमें कंप्लायंस करना है, और हमें ये देखना है कि हमारी बैंक अच्छी चले, कंप्लाई करे। जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स है, उसको भी अच्छी तरह से हम लोग कंप्लाई करें। फिर भी कई बार रिजर्व बैंक के रेगुलेशंस जो है, वो हम लोग ठीक तरह से पूरे नहीं कर पाते हैं, और कुछ सालों में हमारी बैंक, रिजर्व बैंक ये कहती है पीसीए के नॉर्म्स के थ्रू कि इफ देर इज नो इम्प्रूवमेंट यू विल बी पुश्ड टुवर्ड्स द मर्जर। हालांकि ये जो सर्कुलर है, ये सर्कुलर है वॉलंटरी अमालगमेशन। सो ये वॉलंटरी अमालगमेशन का मतलब ये कि दो बैंक खुद होके डिसाइड करती है मर्जर होने के लिए। मर्जर और अमालगमेशन टेक्निकली वन एंड द सेम है। थोड़ा लीगल डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपसे बताऊंगा। कि अमालगमेशन जब होता है दो बैंकों का या किसी भी दो एंटिटीज का, तो उसमें तीसरी एंटिटी उभर के आती है, जिसे अमालगमेशन किया जाता है। या फिर अमालगमेशन और मर्जर में बेसिक डिफरेंस अगर आसान शब्दों में कहा जाए, तो अमालगमेशन में एक बैंक दूसरे बैंक को लेती है, एक बैंक का अस्तित्व खत्म होता है और एक बैंक टिकती है। रिजर्व बैंक ने भी डेफिनेशन जब किया है, तो उन्होंने अमालगमेशन का जो डेफिनेशन किया है, उसमें वो मर्जर शब्द का इस्तेमाल करती है। अमालगमेशन रेफर्स टू वन और मोर एंटिटीज मर्जिंग विद अनदर एंटिटी। इम्पैक्ट और इफेक्ट लगभग सही है, वही है, जिसमें एक बैंक खत्म हो जाती है, दूसरी बैंक रहती है। हमें ये देखना है कि हमारी बैंक किस तरह से मर्ज ना होए, हम हमारी एंटिटी किस तरह से बनाए रखें, जिसके लिए ये चैनल बना हुआ है। लेकिन ये जो अमालगमेशन, वॉलंटरी अमालगमेशन का सर्कुलर आया है, इसमें जो शब्द का इस्तेमाल है, वो चुन चुन के किया गया है, वॉलंटरी अमालगमेशन। अब मान के चलो कि आप पीसीए में हैं और आप सिचुएशन इंप्रूव नहीं कर पा रहे हो। सिचुएशन अगर इंप्रूव नहीं कर पा रहे हो, या यानी कि आपके नेट एनपीएस कम नहीं हो रहे हैं, ग्रॉस एनपीएस कम नहीं हो रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि हमारे बैंक्स के बोर्ड इसमें
बहुत प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब है पोस्टपोनमेंट, डिसीजन लेने के लिए पोस्टपोन करते रहते हैं। जिससे होता क्या है कि बैंक की हेल्थ तो इम्प्रूव नहीं होती है, हेल्थ और डिटेरियोरेट होती है। जितनी हेल्थ डिटेरियोरेट होगी उतने लॉसेस बढ़ेंगे, और आपकी बैंक को एक्वायर करने के लिए कोई दूसरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक तैयार नहीं होगी। एक ही एग्जांपल है जहाँ पे कमर्शियल बैंक ने कोऑपरेटिव बैंक को लिया था। देयर इज ओनली वन बैंक, पूना की एक बैंक थी, नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसको सिंडिकेट बैंक ने एक्वायर किया था। दिस वाज अ यूनिक हाइब्रिड मर्जर जहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक ने कोऑपरेटिव बैंक को लिया था। उसके बाद में बहुत कम ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक के पीछे रिजर्व बैंक पड़ती है और कोऑपरेटिव बैंक को लिया जाता है। क्योंकि एडवांटेज इसमें क्या है, एडवांटेज कमर्शियल बैंक को होता नहीं है। तो हमारे क्षेत्र में बहुत सारी बड़ी बड़ी बैंक है, अच्छी बैंक है, लगभग 100-150 के करीब बैंक ऐसी है पूरे इंडिया में कि जो छोटी बैंकों को ले सकती है। लेकिन छोटी बैंकों को लेने के लिए छोटी बैंकों को ये सोचना चाहिए कि उनका केस प्रेजेंटेबल किस तरह से बने, या फिर उनकी फाइनेंशियल हेल्थ इतनी भी बुरी नहीं हो कि उनमें कोई इंटरेस्ट ही ना ले। ये जो खेल है अमालगमेशन का, इसको खेल ही कहता हूँ। क्यों खेल कहता हूँ क्योंकि ये जो सर्कुलर आया है जिसमें उन्होंने एक सेक्शन लिखा है, स्कोप फॉर द अमालगमेशन, these directions will have scope only on two counts, and one count is the protection of interest of the depositors. इसको देख के रिजर्व बैंक आपको अमालगमेट होने के लिए आपके पीछे पड़ सकती है। दैट इज वन पॉइंट। और सेकेंडली, जो बैंक अमालगमेट करवाने वाली है उनके सीआरआर पे अगर कोई धक्का नहीं पहुंचता है, मिनिमम रेगुलेटरी सीआरआर पोस्ट मर्जर अगर वो मेंटेन करते हैं, तो रिजर्व बैंक आपको अमालगमेशन का रास्ता साफ कर देगी। लेकिन हम लोग उसमें डिले करते हैं। जो वीक बैंक है, जिनकी फाइनेंशियल हेल्थ सुधर नहीं रही है, वो ये डिसीजन लेने के लिए पोस्टपोन करते जाते हैं इन द फंड होप कि हम लोग सुधर जाएंगे, हमारे फाइनेंशियल नंबर इंप्रूव हो जाएंगे। और इसमें उसमें इतना डिले हो जाता है कि जो लेने वाली बैंक है उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो मर्जर है इसमें प्रैक्टिकल कॉस्ट एक अलग तरीके से निकाली जाती है। और वो जो प्रैक्टिकल कॉस्ट सिंपल तरीके से मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपका आपकी बैंक का कॉस्ट और दी नंबर ऑफ लाइसेंसेस यानी नंबर ऑफ ब्रांचेस आपकी जितने हैं उसके ऊपर वो कॉस्ट स्प्रेड हो जाता है। मान के चलो कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 90 करोड़ आया और आपके पास 30 ब्रांचेस है, इसका मतलब ये है कि फॉर एक्वायरिंग वन लाइसेंस द बैंक विच इज गोइंग टू टेक यू विल बी स्पेंडिंग 3 करोड़ पर लाइसेंस और पर सेंटर। ये कहा जाता है कि नया कस्टमर मिलेंगे, नया बिजनेस मिलेगा, वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें एक अलहदा है। लेकिन जो लेने वाली बैंक है वो ये देखती है कि मुझे हर सेंटर में कितना कॉस्ट देना पड़ रहा है। वो अगर प्रोहिबिटिव हो जाता है तो आपके पास अमालगमेशन की अपॉर्चुनिटी बचती नहीं है। और ये अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं बचती है? क्योंकि आप डिले करते हो, कॉस्ट बढ़ जाती है। आप अगर पीसीए के फ्रेमवर्क में से बाहर नहीं निकलते हो, किसी वजह से, कुछ भी वजह हो, तो अमालगमेशन का रूट आप क्लोज करते जा रहे हो। और ये वॉलंटरी अमालगमेशन है। रिजर्व बैंक कंपलसरी अमालगमेशन के बारे में बात ही नहीं कर रही है। कंपलसरी अमालगमेशन वो करना ही नहीं चाहते। वो ये कहते हैं कि लिक्विडेट करो इनको यार, इनके एसेट बेच के इनके शेयर होल्डर्स को रफा दफा करो, डिपॉजिटर्स को डीआईसीसी पैसा देगा, स्कीम आसान हो गई है, बंद कर दो बैंक। लेकिन अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको अमालगमेशन का डिसीजन आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको लेना जरूरी है।
जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि ये जो नए मास्टर डायरेक्शंस आए हैं, इसमें जो की पॉइंट्स हैं उसके ऊपर ही मैं बात करने वाला हूँ। बाकी पूरे सर्कल के ऊपर बात करने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप पढ़ के आप समझ सकते हो की एरियाज क्या है। सो दीज आर द टू की एरियाज। अगर आपको लगता है कि आप पीसीए में हो और सुधरने वाले नहीं हो, डिसीजन तुरंत ले लो। आपके बैंक में कोई तो भी सेक्टर का बैंक इंटरेस्ट लेगा, और रिजर्व बैंक यही देखेगी कि डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट आप अगर प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो वो स्कीम ऑफ अमालगमेशन अप्रूव हो जाता है। रूट क्या है? रूट सिंपल है। आपके बोर्ड और आपका शेयर, आपके जो शेयर होल्डर्स है, 2/3 मेजोरिटी से ये डिसीजन लेना चाहिए। सिंपल। 2/3 मेजोरिटी से अगर एजीएम में ये अप्रूव हो जाते हैं, दोनों बैंकों के एजीएम में अगर हो जाता है, तो 2/3 मेजोरिटी से होना जरूरी है। और पहली बार मुझे ये लगता है कि रिजर्व बैंक ने जो बैंक मर्ज होने वाली है उसका ड्यू डिलिजेंस के ऊपर पूरा फोकस किया है। ड्यू डिलिजेंस का मतलब क्या होता है कि वो आपका पूरा बैलेंस शीट से लेकर के आपका पूरा स्ट्रक्चर खंगालेंगे, और वो खंगालने के बाद आपका एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाला जाएगा। ये ड्यू डिलिजेंस करने वाले एक्सपर्ट्स होते हैं, बहुत सारे सीए फर्म्स है ये ड्यू डिलिजेंस करती हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, क्लिनिकल ड्यू डिलिजेंस करना है। ये सबके बस की बात नहीं है। कुछ गिने चुने चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स हैं जो ये काम करती हैं। हम ऐसे ही एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को लेके आएंगे जिनसे हम इन चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। क्या बात करेंगे कि अगर आपका बैंक प्रॉफिटेबल है, तो आपको चांस है आपके शेयर होल्डर्स को अच्छा वैल्यू मिले, जिसको हम कहते हैं कि गुडविल। यानी अगर आपका 1 रुपये का शेयर है, उसमें आपको शेयर होल्डर को 1.5 रुपये आप दे सकते हैं, अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिनिमम है तो। नहीं है तो शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिलता। ओनर है ना, तो ओनर को कुछ नहीं मिलता है। तो आपको ये सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी फाइनेंशियल नंबर्स इंप्रूव करने के बाद में। अमालगमेशन का टाइमिंग आपको डिसाइड करना है, और आपको ये देखना है कि आपके शेयर होल्डर्स को उसमें बेनिफिट मिले, आपके डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट उसमें प्रोटेक्ट हो। और स्वैप रेशियो के बारे में इन्होंने जो कहा है वो यही है कि शेयर होल्डिंग का स्वैप रेशियो जो है वो अच्छा हो, जिसमें आप, अगर आपकी बैंक अगर आप मर्ज करवा रहे हो, जिसमें आपके शेयर होल्डर्स को पैसा मिले। कई बार देखने में आया है कि मेरे एक अजीज दोस्त है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो हमेशा ये कहते हैं कि हमारी बैंक जो है वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। मतलब क्या है, चेयरमैन और उनके आसपास के लोग यही बैंक चलाते हैं। और जब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो जाती है तो वो प्रोफेशनली चल नहीं पाती है। और मर्जर के लिए फिर भी ये अनडिवाइडेड फैमिली अलग अलग तरह के बेनिफिट्स मांगना चालू करते हैं। बैंक, किसी भी बड़े बैंक का आपके बैंक में फिर इंटरेस्ट निकल जाता है। डिपॉजिटर प्रोटेक्शन वगैरह ठीक है, डीआईसी से बैठा है, बहुत सारे पैसे है डीआईसी के पास। डीआईसी के रिजर्व भी 1.5 लाख करोड़ के ऊपर है। तो रिजर्व बैंक को कोई टाइम नहीं लगता है। कंपल्सरी अमलकमेशन का सब्जेक्टिव वो नहीं ला रहे हैं, वो ला रहे हैं वॉलंटरी अमलकमेशन का। कंपल्सरी अमलकमेशन का विचार ही नहीं है। अगर आप सरवाइव नहीं कर पाते हो, पीसीए के नॉर्म में से बाहर नहीं निकल पाते हो, रिजर्व बैंक आपको स्ट्रेट अवे लिक्विडेशन की तरफ लेके जाएगी। शुरुआत होती है ऑल इंक्लूसिव डायरेक्शन से। जैसे ही ऑल इंक्लूसिव डायरेक्शन आपको लगता है, आप भागना चालू करते हो। ये नौबत ही मत आने दो। ये नौबत आने के पहले जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उसके लिए आपके डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट और आपके शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट आपको प्रोटेक्ट करना है, वो आप करो। ये डायरेक्शन काफ़ी आसान है, सिंपल है, समझना भी सिंपल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दो चीज़ें मैंने कही कि एक डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट, और जो बैंक आपको एक्वायर करेगी, आपको एक्वायर करने के बाद में उनका सीआरएआर मिनिमम सीआरएआर से नीचे नहीं आवे। लेकिन जब ड्यू डिलिजेंस होगा तो सभी फैक्टर्स का रिजर्व बैंक एनालिसिस करेगी, जिसमें
वो आप प्रॉफिटेबिलिटी होती है या नहीं है, नो नेट एनपीए वर्स तो होते नहीं है, कैपिटल एडिक्वेसी अच्छी होनी चाहिए। इंसेंटिव उन्होंने कुछ दिए हैं कि जो भी एंट्री पॉइंट नॉर्म्स है, वैसे एंट्री पॉइंट नॉर्म्स का कोई मतलब नहीं है अभी। क्यों मतलब नहीं है? जैसे मैंने आपको बताया कि नई बैंक को कोई लाइसेंस मिलने ही वाला नहीं है, तो एंट्री पॉइंट के नीचे आपको इसमें एक्विजिशन करने को मिलेगा। आपको जोग्राफिकल एक्सपेंशन इज दी मेजर इंसेंटिव दैट यू गेट। आपको मल्टी स्टेट होना है, आप इस रूट से आप जा सकते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चेंज मुझे लगता है वो क्या है, नया बियर एक्ट जो आया है जिसमें रजिस्ट्रार का रोल जीरो हो गया है। जैसे एक जमाना था कि स्टेट का रजिस्ट्रार मर्जर ऑर्डर अप्रूव करता था। ऑफ कोर्स आरबीआई का कंसेंट उसमें होता है, उनका रोल ही खत्म हो गया है। उनका रोल इतना ही है। क्या रोल है कि भाई आपको डीलिस्ट करवाना है, यानी आप अगर आपकी बैंक मर्ज हो जाती है तो आपका नाम कटा देना। ये कौन करेगा? रिजर्व बैंक करेगी। रिजर्व बैंक स्कीम ऑफ अमालगमेशन अप्रूव करेगी, रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करेगी। जैसे महाराष्ट्र में सेक्शन 110A है जहाँ पे मर्जर ऑर्डर इशू होता है, उसका इंपॉर्टेंस ही खत्म हो गया। बीआर एक्ट इतना स्ट्रांग हो गया है। रिजर्व बैंक स्कीम ऑफ अमालगमेशन अप्रूव करेगी, शेयर होल्डर्स का अप्रूव 2/3 मेजोरिटी से होना जरूरी है। रिजर्व बैंक इन्फॉर्म करेगी सेंट्रल रजिस्टर को कि भाई ये बैंक मर्ज हो रही है। ये सबसे बड़ा बदलाव मुझे दिखता है कि जहां पे रजिस्टर का रोल ही इसमें इन्होंने खत्म कर दिया है। अब रजिस्टर का रोल खत्म होता है तो प्रोफेशनल बैंकिंग के पार्लर्स में ही ये अमालगमेशन होने वाला है, इंक्लूडिंग मल्टी स्टेट, इंक्लूडिंग फॉर मल्टी स्टेट्स। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के उन्होंने 5 साल दिए हैं, लेकिन मेरा ये मानना है इन डिजर्विंग केसेस रिजर्व बैंक के पीरियड जो है ना बढ़ा सकते हैं। क्यों बढ़ा सकते हैं? रिजर्व बैंक को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की संख्या जो है वो कम करनी है। जो बैंक अच्छी नहीं चल रही है उनको खत्म करवाना है। इंसेंटिव क्या है? आपको रीलोकेशन मिलेंगे, रीलोकेशन आप कर सकते हो। जो भी बैंक एक्वायर करेगी आपकी बैंक को, आपके सेंटर्स को, वो रीलोकेशन का एडवांटेज मिलता है। AD1 का लाइसेंस अगर मर्ज होने वाली बैंक के पास है तो वो रिटेन करने को आपको मिल सकता है। आप मल्टी स्टेट ऑटोमेटिकली बन सकते हो। जो रूट था ना मल्टी स्टेट का, पहले क्या रूट था? आपको मल्टी स्टेट बनना है तो या दूसरे राज्य में आपके कोई मेंबर्स है, 100 के ऊपर अगर मेंबर है, तो वो जो रूट है वो रूट इसमें खत्म हो जाता है। दूसरे स्टेट के रजिस्ट्रार का रोल भी इसमें खत्म हो जाता है। अगर महाराष्ट्र की कोई बैंक गुजरात की कोई बैंक लेती है तो गुजरात के आरसीएस को ऑटोमेटिकली एनओसी देना पड़ता है। दिस इज अ चेंज दैट हैज कम। द रोल ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ एनी स्टेट इज मिनिमल। मल्टी स्टेट का रोल, मल्टी स्टेट रजिस्ट्रार का रोल इसमें है जिसमें उनको कंसेंट देना है। लेकिन जहां पे भी रिजर्व बैंक ने स्कीम ऑफ अमालगमेशन अप्रूव कर दी, रजिस्ट्रार का रोल मिनिमल है। तो ये बिगर चेंज इसमें मुझे देखने को मिल रहा है। गुडविल पेमेंट के लिए उन्होंने एक्सेप्टेंस दे दिया है। यानी अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं है तो शेयर होल्डर्स को उसमें वैल्यू हो सकती है। अगर आपका कोई मेंबर डिसेंटिंग ओपिनियन में जाता है कि नहीं मुझे मर्जर नहीं करवाना है, तो उसको फाइनल वैल्यूएशन करके उसके उसका जो होल्डिंग होगा उसको रिटर्न किया जाएगा। अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगा तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहने के लिक्विडेट होने के बाद में 5 साल में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिक्विडेट होने के बाद में रिजर्व बैंक ये तय कर सकती है कि जो मर्ज हुई बैंक है उसके शेयर होल्डर्स को कितना पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो सरप्लस के ऊपर आगे जाके डिपेंड हो सकता है। प्रपोज ट्रीटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स जो होगा 5 साल के बाद में, उसके ऊपर व्यू लिया जाएगा। रूट आसान हो गया है, बहुत आसान हो गया है। वॉलंटरी मर्जर का जो रूट है वो आसान हो गया है। जो अच्छी बैंक है उनको अगर छोटी या वीक बैंक अगर किसी दूसरे राज्य में मिलती है, वो मल्टी स्टेट इसमें आसानी से हो सकते हैं।
और बाकी उन्होंने लीज दिए हैं। आपको मर्जर का प्रपोजल भी आपको रिजर्व बैंक में जाके देना नहीं है, वो प्रवाह पे अपलोड करना है, सिंपल। वॉक थ्रू एकदम आसान कर दिया है। तो आपको ये सोचना है कि ड्यू डिलिजेंस के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस उन्होंने दिया है। ड्यू डिलिजेंस अच्छा होना चाहिए। मर्ज होने के बाद में पहली बार ड्यू डिलिजेंस का जो स्कोप है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने लगा दिए हैं इसमें। इन सब चीज़ों के बारे में बात करने में मतलब नहीं है, क्योंकि वो लिस्ट है पूरी, वो आप देख सकते हो। मेरा ये मानना है कि अगर कोई वीक बैंक है और उन्हें लगता है कि वो पीसीए से बाहर नहीं आ सकती, साफ तो गया ना। पीसीए से अगर वो बाहर नहीं आ सकती है, उन्हें उन्हें टाइमली डिसीजन लेना है। और आपका जो बैंक है वो सेलेबल होना चाहिए, यानी किसी भी बड़े बैंक को आपके बैंक में इंटरेस्ट होना चाहिए। सिर्फ घाटा ही घाटा है तो रास्ता साफ है। रिजर्व बैंक डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगी आपकी बैंक को लिक्विडेट करके। तो ये जो सर्कुलर है, इससे आपको क्या सीख लेनी है? यू हैव टू मेक इम्प्रूवमेंट्स, अमेंड्स। अगर आपको लगता है कि आपको आपकी बैंक का अस्तित्व रखना है, जो गिने चुने 100 बैंक मुझे दिखते हैं कि जो मर्ज हो सकते हैं, समय पे निर्णय लीजिएगा, डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्ट कीजिएगा, मर्ज करवा दीजिएगा। मेरा ये खुद का मानना है कि लगभग 200 मर्जर्स अगले 3 या 4 साल में हो सकते हैं। तो अच्छे बैंकों के लिए अपॉर्चुनिटी है। और जो वीक बैंक है, पीसीए से बाहर नहीं आ सकती, उनको ये देखना है कि वो मिनिमम लॉसेस करके मर्जर में चले जाए। मेरा खुद का ये मानना है कि कोई भी बैंक मर्ज नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंटली सेक्टर में हर एक बैंक टिकना ही चाहिए, लेकिन वो टिकने के लिए, उनका अस्तित्व जिंदा रखने के लिए, उनको पीसीए के फ्रेमवर्क से बाहर आना चाहिए और एफएसडब्ल्यूएम नॉर्म्स की तरफ जाना है। तो सर्कुलर काफ़ी आसान है। और आपके पास आपका, जिसको वो कौन बनेगा करोड़पति में वो कहते हैं ना, कि आपका समय शुरू होता है अब। जो वीकर बैंक से, उनका समय पहले ही चालू हो चुका है। जो भी डिसीजन है जल्दी लीजिएगा। मर्ज नहीं करवाना चाहते हो, यस आई एम देयर विथ यू। आपको फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट करना है और कुछ नहीं है। कोई आपको हेल्प नहीं करने वाला, लिख लो। आप अपने बलबूते पे हो। कोई भी सलाहकार आपको कोई मदद नहीं कर सकता है। आपको ही डिसाइड करना है क्या करना है। क्या हम ग्रॉस एनपीए कम कर सकते हैं? क्या हम सीआरआर इंप्रूव कर सकते हैं? क्या हम प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं? क्या हम ग्रो कर सकते हैं? इन सवालों के जवाब आपको अपने आप को ढूंढना है। और मेरा ये मानना है कि हर एक बैंक को ये डिसीजन लेना, समय पे लेना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये अमालगमेशन का रास्ता भी बंद हो जाएगा। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि मेरा ये जो चैनल है, ये इसीलिए है कि आपको ये सूचित करता है, एडवांस में सूचित करता है। और अगर एडवांस में सूचित करता है तो आपको सही दिशा में ले जाने के लिए जो भी हेल्प लग सकती है वो हम कर सकते हैं। वी कैन हेल्प यू इन दैट। सो थैंक यू सो मच। आपको कुछ सवाल है, पूछिएगा। दिक्कतें हैं, बताइएगा। रास्ता निकलवाना है, विल हेल्प यू आउट। Thank you so much for watching this channel. Kindly like this video, subscribe to the channel, share this video. Thank you so much.